नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट डाल लेना जो भी होगा नंबर में, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल एंड सप्लाईज। सेवेंटीन और 18 करना है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड सप्लाईज। ठीक है, हमने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन देखा था, हमने रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन नहीं देखा था। अब रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कैसे होता है? व्हेन द सेल ऑफ फिनिश गुड्स आर प्रॉफिटेबल। अगर फिनिश गुड्स सेल कर रहे हैं तो वो प्रॉफिटेबल मतलब हमारी कॉस्ट कम है
और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, प्रॉफिटेबल है या फिर भले ही ब्रेक इवन पे चल रहे हैं, मतलब नील प्रॉफिट, नो लॉस सिचुएशन पे, तो स्टॉक ऑफ मटेरियल एंड सप्लाईज आर वैल्यूड एट इट्स कॉस्ट प्राइस, एनआरवी ऑफ मटेरियल एंड सप्लाईज विल बी इररिलेवेंट। मतलब हमें कंपेयर करना होता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो एनआरवी क्या हो जाएगा, इररिलेवेंट, हम वैल्यू करेंगे कॉस्ट प्राइस पे, अगर हमारा फिनिश गुड्स को सेल करने पे प्रॉफिट होता है या फिर जीरो प्रॉफिट होता है। बट अगर सेल ऑफ फिनिश गुड्स आर नॉट प्रॉफिटेबल तो हम वही रूल करेंगे, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ठीक, अब इस पे हमें 2 एग्जाम्पल्स करना है। सॉरी, हाँ ठीक है, फिनिश गुड्स। भाई बंद हो जाता फिर टाइम वेस्ट होता है। लगता है सर ने ठीक करवा दिया, नहीं तो ये बंद होता ही होता था। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारी 50 हो गई, सेलिंग प्राइस है हमारे पास 75। ऑन बैलेंस शीट डेट देयर इज फॉल इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ₹2.45। ठीक, बिकॉज ऑफ कंपटीशन, मतलब कुछ भी रीजन की वजह से कंपटीशन। अब करंट मटेरियल कैन बी परचेज्ड एट ₹4। ऑन बैलेंस शीट डेट there are 1 lakh units of raw material at cost of ₹8 per unit. You are required to value inventory. आप एक बार इस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सोच के देखो, 2 मिनट ले लो।
बहुत छोटा सा आंसर है, बस एक लाइन का, ये क्वेश्चन इतना बड़ा था, आंसर एक ही लाइन का है। हाँ देखो हमने क्या देखा अभी अभी, व्हेन सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स आर प्रॉफिटेबल नील प्रॉफिट, तो हम लेते हैं कॉस्ट प्राइस। लेकिन जब अगर फिनिश गुड्स नॉट प्रॉफिटेबल तो हम लेते हैं कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अब यहाँ पे एक ही रॉ मटेरियल यूज़ कर रही है कंपनी और उसको कन्वर्ट करती है फिनिश गुड्स में। हमें बता दिया टोटल कॉस्ट कितनी है 50, 24 प्लस 26 टोटल कॉस्ट हो गई 50, सेलिंग प्राइस कितना है 75। अभी तक तो कंपनी प्रॉफिट पे काम कर रही है ना। लेकिन फिर ऑन बैलेंस शीट डेट मतलब ये ड्यूरिंग द ईयर ऐसा हुआ होगा। अब जिस दिन बैलेंस शीट बना रहे हैं हम, ठीक है 31 मार्च को, देयर इज फॉल इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट टू 45, मतलब अब प्रोडक्ट हमारा 75 पे नहीं 45 पे बिकेगा बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन करंट। तो अब हमें क्या हो जाएगा, अगर हमारी कॉस्ट तो 50 है लेकिन अब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 45, तो ये सिचुएशन बन गई लॉस वाली। तो अब ऊपर आओ वापस से, तो अगर लॉस वाली सिचुएशन है तो हम वैल्यू कैसे करेंगे रॉ मटेरियल को, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करेंगे, करेक्ट। अब ऑन द करंट मटेरियल कैन बी परचेज्ड एट ₹4, तो आज हम उस मटेरियल को कितने रुपए में खरीद सकते हैं, 4 रुपए में। तो मतलब ये क्या है हमारी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, करेक्ट। उस रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी थी 8 रुपए, तो हम रॉ मटेरियल को, जो हमारे पास रॉ मटेरियल की 1 लाख यूनिट्स हैं, उस 1 लाख यूनिट्स को कितने रुपए पे मेजर करेंगे, विच एवर इज लोअर। एनआरवी कितना है 4 और कॉस्ट कितनी है 8, और नीचे भी लिख दिया कि रॉ मटेरियल एट 8 रुपीज़ पर यूनिट, तो विच एवर इज लोअर इज 4, तो हमारे आंसर क्या आ गया 4 लाख, ठीक है। अब इसको है तो ये एक लाइन का, लेकिन अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हमें क्या ये पूरा एक्सप्लेन करना होगा, फिर हम उसके बाद आंसर लिखेंगे अपना। लिखवा देती हूँ थोड़ा सा। सॉरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्यों लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल।
finished goods in which raw material is incorporated is expected to be sold below cost. निकालो, वैल्यू निकालनी है। आया कैसे? हाँ, 100 और 80 विच एवर इज लोअर। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि इट इज़ एक्सपेक्टेड टू सोल्ड बिलो कॉस्ट। ठीक है ना प्रिया? यस मैम। 10,000 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 80। अब इसमें ऐसे लिख दिया एक लाइन में, अगेन आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा। लास्ट टॉपिक, और इसके बाद इसके 2 एग्जाम्पल, बस ख़त्म फिर। कॉस्ट टेक्निक।
कैपिटल्स में। ये सब मेथड्स आपने पढ़े होंगे इन्वेंट्री के चैप्टर में। एग्जाम्पल इसके ऊपर, पहले रिटेल करते हैं, फिर फीफो, फिर वेटेड एवरेज। इतना सारा नहीं लिखना, छोड़ो। बिलो गिवन हम लिखते हैं सीधा एट कॉस्ट, और ये है हमारा एट रिटेल। बिगनिंग में इन्वेंट्री, बिगनिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट है 20,000 वैल्यू, रिटेल है 30,000। देन पेन्स परचेज्ड, मतलब ये परचेजेस 1 लाख और 1,70,000। पेन्स अवेलेबल फॉर सेल, कितने अवेलेबल हो गए? 1,20,000। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस 2 लाख। नेट सेल्स फॉर द ईयर, $1,60,000। एंडिंग इन्वेंट्री रिटेल, $40,000। हमें क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री यूजिंग रिटेल मेथड। लिखो इसके अंदर सेल प्राइस ऑफ टोटल गुड्स अवेलेबल ₹2 लाख। देन कॉस्ट प्राइस ऑफ टोटल गुड्स अवेलेबल ₹1,20,000। तो हमारा प्रॉफिट आ गया 80,000। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू 80,000 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा 40%। देन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इन द एंड चलो पहले लिख ही लेते हैं, फिर समझाती हूँ। हमारे पास हमें निकालना था कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री यूजिंग रिटेल मेथड। हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री रिटेल दे रखा था, हमारे पास वो क्या थी? सेल वाली वैल्यू थी। हमें निकालना आना था कॉस्ट पे।
तो उस सेल वाली वैल्यू में से अगर हम प्रॉफिट मार्जिन माइनस कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगा, है ना। क्या होता है, COGS इक्वल टू सेल माइनस प्रॉफिट होता है ना, ठीक है। तो अब कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वो कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करा हमने, सेल प्राइस ऑफ टोटल गुड 2 लाख, फिर माइनस उसका कॉस्ट, तो प्रॉफिट मार्जिन आ गया 80,000, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है 80 डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100, 40%, तो 40% माइनस करने के बाद 24,000, करेक्ट। लास्ट एग्जाम्पल,
करो करो, ट्राई करो। फीफो मेथड से हमारी कितनी इन्वेंट्री बच रही है लास्ट में? देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री इन यूनिट्स तो बता दी हमें 400। अब 400 यूनिट्स का अमाउंट कितना आएगा वो बताओ, अगर फीफो मेथड यूज़ करते हैं हम। प्रिया आपको फीफो मेथड का मतलब पता है? मैम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हाँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो पहले इन्वेंट्री आ रही है उसको हम पहले यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब ये 200 हमारा ओपनिंग स्टॉक था, फिर हमने परचेज करा 50, फिर हमने परचेज करा 400, फिर हमने परचेज करा 350। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में क्या हुआ होगा, हमने पहले 200 यूज़ किया है, फिर 50 यूज़ किया है, ऐसे अकॉर्डिंगली यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से हमारी एंड में कितने अमाउंट की इन्वेंट्री बच जाएगी? ओके मैम। अगर लास्ट में 400 यूनिट्स बच रहे हैं तो इसका मतलब वो दिसंबर वाले होंगे पूरे यूनिट्स, है ना? तो इसका मतलब हमारे पास 350 यूनिट्स हैं, कितने रुपए वाले? मैम 500 5500। हाँ, क्योंकि हमने क्या करा, 350 को मल्टीप्लाई किया 14 से तो 4900, और लास्ट में 50 और यूनिट्स, 50 और यूनिट्स कौन से वाले होंगे, इसमें से होंगे। क्या हुआ? देखो लास्ट में ऑन 31 मार्च 2022 वी हैव 400 यूनिट्स। अब 400 यूनिट्स का कितना अमाउंट, मतलब हमारी क्या निकल के आएगी, एंड इन्वेंट्री की कॉस्ट निकल के, एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकल के आएगी, कॉस्ट टू सेल तो बाद में निकालेंगे। ठीक, अब 400 यूनिट फीफो मेथड से, ये लास्ट वाले ही होंगे, लास्ट में से शुरू करेंगे हम, है ना, क्योंकि ऊपर से तो यूज़ होना स्टार्ट हुए होंगे ना। लास्ट में मतलब 350 यूनिट्स 14 रुपये वाले 4900, और हमारे पास 50 यूनिट्स और हैं। 400 में से 350 तो हो गए 50 यूनिट्स, मतलब इसमें से 50 यूनिट्स हुए होंगे वो, तो 50 इंटू 12, 50 इंटू 12 कितना हो गया, 600। तो 49 प्लस 600 कितना हो गया, 5500। तो ये 5500 हमारी क्या निकल के आ गई, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इन दी एंड। करेक्ट। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट टू सेल्स निकालना है। कॉस्ट टू सेल्स कैसे निकलेगा, अब लास्ट में इतना अमाउंट तो हमने, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में बचा है, टोटल सेल्स हमारी इतनी है, तो वो माइनस कर देंगे, हमारा कॉस्ट टू सेल्स आ जाएगा 12,250 माइनस 550। अब इसको ढंग से लिखें तो सॉल्यूशन ए पार्ट फीफो मेथड, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इन द एंड। इसके बाद लिखना टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ट्वेल्व 250, इसमें से इतना अमाउंट हमारे पास बच गया क्लोजिंग स्टॉक, तो हमने सेल कितना किया, इन दोनों का डिफरेंस। सिक्स 750।
यहाँ तक कर लिया प्रिया? यस मैम। अब नेक्स्ट करें वेटेड एवरेज मेथड, बी, वेटेड एवरेज मेथड। कॉस्ट पर यूनिट इस मेथड में कैसे निकलता है? टोटल कॉस्ट को डिवाइड करते हैं टोटल यूनिट से। तो टोटल कॉस्ट कितनी है हमारे पास? 12,250 और टोटल यूनिट्स कितने हैं? 1000। कितना आ गया ये? 12.25 पर यूनिट, रुपीज़ 12.25 पर यूनिट। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, $400 इंटू 12.25, रुपीज़ 4900। देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल 12,250 माइनस 4900, रुपीज़ 7350। डन, ये हो गया एंड ऑफ चैप्टर। बट हमें करने हैं अब ये एग्जाम्पल 1 से जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है ना सारे कर लो। करो एग्जाम्पल 1। ABC Limited has a plant with a capacity to produce 1 lakh units of product per annum and expected fixed overhead is 18 lakh. Correct? Fixed overhead is on the basis of normal capacity rupees 18 lakh को डिवाइड करा 1 लाख से। हमने जो एक केस देखा था ना सेम ये वही है। कहाँ देखो दिखाती हूँ। कौन से एग्जाम्पल के बाद था वो? ये रहा। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी, बट अगर हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन एक्सीड कर जाएगा नॉर्मल कैपेसिटी से तो हम एक्चुअल प्रोडक्शन को लेंगे। ठीक, अच्छा मैम हो जाएगा। हो जाएगा। अब आपका हो गया अक्षय? एग्जाम्पल 2 यहाँ पे और मतलब बड़ा करके और वो लिख रखी है, मतलब चीज़ें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा दे रखी हैं। जो आपको मैंने वो एक लाइन पढ़ाई है ना बस उसके अकॉर्डिंग करो। जब हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है 1 लाख है, 90,000 और 1,20,000 है। ठीक, और नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 भी बताना है। एग्जाम्पल 3 देखो, अ ट्रेडर परचेज सर्टेन आर्टिकल फॉर 85,000, he sold some article for 1,05,000. The average percentage of gross markup is 25% on cost. अब यहाँ पे ध्यान रखना 25% on cost. Opening inventory at cost is 15,000. हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। करेक्ट, हमारे पास सेल्स वैल्यू, हमारे पास
स्टॉक कितना है, सेल करने के लिए कितना स्टॉक है, जो हमने ओपनिंग स्टॉक था वो और जो हमने और परचेज करा वो, उन दोनों को मिला दे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, स्टॉक जो हमारे पास सेल करने के लिए है। तो 85,000 प्लस 15,000 इन दोनों का स्टॉक टोटल हो गया। अब इसको हम बेचेंगे, ये है किस पे, ये तो हमारी कॉस्ट ही है, 85 प्लस 15 ये तो कॉस्ट है ना। यहाँ पे लिखा भी है साफ साफ कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री एट कॉस्ट वाज 15,000। तो 85,000 और 15,000 ये टोटल हमारे पास अमाउंट है जो हमारे पास अमाउंट ऑफ स्टॉक है सेल करने के लिए हमारे पास रखा हुआ है। तो ये दोनों है कॉस्ट पे और हमारे पास ग्रॉस मार्जिन कितना दे रखा है, 25% ऑन कॉस्ट। तो 85 प्लस 15 इस पे ऐड कर दो 25%। कैलकुलेटर पे बस इतना करो, 85 प्लस 15 प्लस 25%, क्या 1,25,000 आ गया प्रिया? यस मैम। करेक्ट। अब इतनी हमारी आ गई सेल्स वैल्यू। उसमें हमने सेल कितना किया, सेल हमने कितना किया, 1,05,000। तो 1,05,000 हमारे पास कितना था, कितना हमने सेल किया, तो हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक आ गया, मीन्स क्लोजिंग स्टॉक आ गया। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक किस वैल्यू पे आया है, सेल वैल्यू पे आया है। सेल वैल्यू पे क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 20,000। अब हमें उस पर कॉस्ट पे जाना है। तो हमें जब सेल, जैसे अभी सेम हमने किया था कि COGS में से हमें COGS निकालना, हमें कॉस्ट निकालना हो तो हमें सेल में से माइनस क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट माइनस करना पड़ता है ना। तो सेल कितना है हमारे पास, 20,000, माइनस करेंगे इसमें से प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 20,000, प्रॉफिट का मार्जिन कितना है, 25%। 25% का मतलब कितना होता है, 1/4, 1/4 ऑन कॉस्ट हमारे पास। लेकिन ये वैल्यू कौन सी है, सेल वाली है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑन सेल। तो ऑन कॉस्ट से ऑन सेल में हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, न्यूमरेटर को प्रॉफिट मानो, डिनोमिनेटर को कॉस्ट मानो, क्योंकि ऑन कॉस्ट दिया है। तो अगर प्लस प्रॉफिट और कॉस्ट इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा सेल का अमाउंट निकलता है। तो इसलिए हम इसको करते हैं 1/5। प्रिया आपको ये कन्वर्ट करना समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1/5 ऑन सेल। अब 1/5